In today's class, for design analysis of algorithms, we have to go for our next topic, and the topic is iteration methods. So, as far as today's class is concerned, we have to study how to solve the recurrences by using iteration method. So here we have already discussed what are the various methods to solve the recurrences. अब recurrences solve करने के लिए हमारे पास काफी सारे methods हैं. टोटल हमने 6 मेथड्स देखे थे. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेथड, मास्टर थ्योरम, इटरेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, रिकर्शन ट्री मेथड and change of variable methods. So out of these we have already studied how to solve the recurrence with the help of characteristic equation method and with the help of master's theorem. आज की क्लास में हम फोकस करेंगे इटरेशन मेथड यूज करके रिकरेंसेस को कैसे सॉल्व करेंगे. तो हियर we have a working principle for how to solve the recurrences by iteration method. Working principle is recurrence is expanded as a summation of terms, then summation provides the solution. तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हमें यहाँ पे रिकरेंस को एक्सपांड करना है. जब कभी भी हमें कोई रिकरेंस दिया रहेगा तो उस रिकरेंस में हमेशा हमको रिकरेंस को सॉल्व करते जाना है, और रिकरेंस को सॉल्व करते करते हमको उसको एक्सपांड करता है. जैसे कि टी ऑफ एन, अगर टी ऑफ एन माइनस वन की फॉर्म में दिया है तो पहले टी ऑफ एन माइनस वन को हम सॉल्व करेंगे, टी ऑफ एन माइनस वन फिर से टी ऑफ एन माइनस टू की फॉर्म में सॉल्व करेंगे. ऐसा रिकरेंस धीरे धीरे हमारा बढ़ते जाएगा. तो ओनली इन एज फार एज इटरेशन मेथड इज कंसर्न, हमारे पास जो रिकर्सन दिया हुआ है उस रिकर्सन को हमें ओनली एक्सपांड करते जाना है. अब एक्सपांड करने के बाद जब कभी भी हम एक्सपांड करते जाएंगे, एवरी टाइम वी हैव टू परफॉर्म द बैक सब्स्टिट्यूशन, एंड दैट्स व्हाई दिस मेथड इज आल्सो नोन एज ट्राई बैक सब्स्टिट्यूटिंग अंटिल यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन. यानी जनरली हर एक रिकरेंस को हमने रिकरेंस के फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है, तो जितने रिकरेंसेस को हम सॉल्व कर सकते हैं वो रिकरेंसेस को हम सॉल्व करते जाएंगे. अब अल्टीमेटली रिकरेंस सॉल्व तो नहीं होगा, ओनली रिकरेंस आपका एक्सपांड होते जाएगा. तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो फॉर एक्सपांशन ऑफ अ रिकरेंस. हम रिकरेंस को एक्सपांड करते जाएंगे, रिकरेंस को एक्सपांड करते जाएंगे, और ये एक वक्त हमारे रिकरेंस का एक्सपांशन इतना बढ़ जाएगा कि हमारा रिकरेंस एग्जैक्टली क्या कहता है वो हमको समझ में आएगा. तो once expanded recurrence will get to us, after that we will understand what is the generalized format of that particular recurrence. और एक बार अगर हमको जनरलाइज फॉर्मेट उसका समझ में आ गया तो आसानी से उस रिकरेंस को हम किसी न किसी पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे, एंड वंस वी विल गेट द पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल में n की हाईएस्ट डिग्री क्या है ये हमें पता चल जाएगा, और वहां से हम उस रिकरेंस की कॉम्प्लेक्सिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो यही चीजें हम देखेंगे. यहाँ पे हम रिकरेंस को कैसे सॉल्व करना बाय यूजिंग इटरेशन मेथड एक एग्जांपल के तौर पर स्टडी करेंगे. तो हियर वन एग्जांपल इज गिवन टू अस. इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आपको ये सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा, सॉल्व द फॉलोइंग रिकरेंस बाय इटरेशन मेथड एंड वन ऑफ द रिकरेंस विल बी गिवन टू यू. यहाँ रिकरेंस दिया है टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस वन, एंड गिवन दैट टी ऑफ वन विल बी इक्वल्स टू थीटा ऑफ वन. अब इस रिकरेंस को आप देखोगे तो ये रिकरेंस आपका लॉगरिथमिक रिकरेंस तो है नहीं. क्यों? क्योंकि रिकरेंसेस जो थे वो रिकरेंसेस के हमने 3 टाइप बनाए थे, होमोजेनियस रिकरेंस, इनहोमोजेनियस रिकरेंस और लॉगरिथमिक रिकरेंस. तो ये वाला रिकरेंस लॉगरिथमिक रिकरेंस तो है नहीं. शायद ये लॉगरिथमिक रिकरेंस होता तो लॉगरिथमिक रिकरेंस को फास्ट तरीके से अगर हमें सॉल्व करना है तो सॉल्व करते वक्त हम मास्टर थ्योरम को यूज करते थे और इस रिकरेंस को सॉल्व कर सकते थे. जबकि हमें दिया हुआ रिकरेंस लॉगरिथमिक रिकरेंस नहीं है, और लॉगरिथमिक रिकरेंस नहीं होने की वजह से हम मास्टर थ्योरम तो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते. अगर मास्टर थ्योरम हम अप्लाई नहीं कर सकते तो क्या कोई दूसरी मेथड हम अप्लाई कर सकते क्या? फॉर दैट हमें समझना है कि इसका टाइप कौन सा है. तो इस रिकरेंस को अगर आप केयरफुली देखोगे तो ये होमोजेनियस रिकरेंस भी नहीं है. क्यों? क्योंकि टी वाले टर्म अगर हम एक बाजू अगर लेके चले जाते हैं तो राइट हैंड साइड में 1 बचेगा, यानी नॉन जीरो वैल्यू बचेगी. इसलिए कहीं ना कहीं इनहोमोजेनियस रिकरेंस में आएगा. और अगर हमें इनहोमोजेनियस रिकरेंस दिया है तो इनहोमोजेनियस रिकरेंस को कैसे सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेथड, ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया है. तो इस रिकरेंस को मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इस रिकरेंस को कहीं ना कहीं हम इनहोमोजेनियस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. बट इनहोमोजेनियस रिकरेंस से सॉल्व करने से अच्छा और एक तरीका हमारे पास यहाँ पे है कि ये रिकरेंस हम इटरेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. और इटरेशन मेथड से सॉल्व करते वक्त
हमें इनिशियल कंडीशन दिया हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इनिशियल कंडीशन हमको दिया हुआ है और वो इनिशियल कंडीशन है टी ऑफ वन विल बी इक्वल टू थीटा ऑफ वन। अब इटरेशन मेथड का वर्किंग प्रिंसिपल ये था कि जब कभी भी आपको कोई रिकरेंस दिया है तो आपको सिंपली क्या करना है, उस रिकरेंस को एक्सपांड करते जाना है, बैक सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करते जाना है। और तब तक बैक सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करो जब तक कि आपको उस रिकरेंस का जनरल फॉर्मेट समझ में नहीं आता। एक बार जनरल फॉर्मेट समझ में आएगा तो फिर आपको पॉलिनोमियल मिलेगा और वंस वी विल गेट द पॉलिनोमियल हम रिकरेंस की कॉम्प्लेक्सिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यही चीजें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। वी हैव टू गो फॉर द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन है, हमको जो रिकरेंस दिया हुआ है वो रिकरेंस है टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस वन। आप यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन वन, t of n is equals to t of n minus 1 plus 1. This is what our given recurrence. Now what we have to do is given recurrence में हमें बैक सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करना है। तो अभी हम बैक सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करेंगे। बैक सब्स्टिट्यूशन है, इस रिकरेंस पे बैक सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करते हो t ऑफ वन जो है, t ऑफ n जो है वो t ऑफ n माइनस वन की फॉर्म में हमने डिफाइन किया हुआ है। तो अभी हम कहीं ना कहीं t ऑफ n माइनस वन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हियर वी हैव टू कंप्यूट t ऑफ n माइनस वन। अब t ऑफ n माइनस वन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसलिए फिर से इक्वेशन वन को देखो। जब हमें कोई रिकरेंस सॉल्व करना है t ऑफ n के लिए, तब वो रिकरेंस क्या होता है t ऑफ n माइनस वन, यानी जितने इनपुट के लिए हमको प्रॉब्लम दिया है दैट माइनस वन इनपुट के लिए फिर से प्रॉब्लम बनेगा। यानी टी ऑफ फाइव के लिए अगर मुझे कोई रिकरेंस सॉल्व करना है तो टी ऑफ फाइव का रिकरेंस टी ऑफ फोर की फॉर्म में रहेगा और प्लस वन हमेशा हमें लिखना पड़ता है। तो अगर टी ऑफ एन के लिए टी ऑफ एन माइनस वन प्लस वन अगर है तो यहाँ पे क्या होगा, टी ऑफ एन माइनस वन के लिए एन माइनस वन से कम वाला, एक से कम वाला रिकरेंस कौन सा रहेगा, टी ऑफ एन माइनस टू। क्योंकि यहाँ टी ऑफ एन के लिए हमने टी ऑफ एन माइनस वन लिखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जब टी ऑफ एन माइनस रहेगा तो उससे भी एक से कम बोले तो कितना होगा, टी ऑफ एन माइनस ऑफ वन दैट इज टी ऑफ एन माइनस ऑफ टू एंड प्लस वन हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एक बैक सब्स्टिट्यूशन में परफॉर्म करना है कि टी ऑफ एन जो है टी ऑफ एन माइनस वन प्लस वन ऐसा अगर रिकरेंस दिया है तो हमने यहाँ पे टी ऑफ एन माइनस वन को फाइंड आउट किया और अभी टी ऑफ एन माइनस वन की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन वन, और इन इक्वेशन वन में टी ऑफ एन माइनस वन की वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो हियर आप देख सकते हैं टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस टू प्लस वन। क्यों, क्योंकि हमने टी ऑफ एन को टी ऑफ एन माइनस टू प्लस वन इतना एक्सपांड किया था और ये वाली एक्सपांडेड वैल्यू जो थी वो अभी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन वन में, इसलिए हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है टी ऑफ एन माइनस टू प्लस वन और ये प्लस वन को हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया। तो अभी रिकरेंस क्या बन गया, टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस टू प्लस टू। तो दिस इज व्हाट आवर एम। जब कभी भी कोई रिकरेंस अगर दिया है और उस रिकरेंस को इटरेशन मेथड से सॉल्व करना है तो रिकरेंस इज डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ अनदर रिकरेंस। तो जो अनदर रिकरेंस राइट हैंड साइड में दिया हुआ है उसको फाइंड आउट करने का और उसके लिए सब्स्टिट्यूट करने का। तो अभी आप देखो कि आपके पास जो इक्वेशन वन दिया हुआ है ये इक्वेशन वन को कहीं ना कहीं हमने इक्वेशन थ्री में कन्वर्ट किया, क्योंकि टी ऑफ एन क्या था, टी ऑफ एन था टी ऑफ एन माइनस वन प्लस वन। लेकिन अभी हमें क्या पता चला, टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस टू प्लस टू। अभी आगे फिर से हम और एक प्रोसेस अप्लाई करते हैं, और एक प्रोसेस है फिर से एक बार बैक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके देखते हैं। फिर से एक बार बैक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इक्वेशन नंबर थ्री पे जाना पड़ेगा और इक्वेशन नंबर थ्री पे जो टी ऑफ एन माइनस ऑफ टू दिया हुआ है इस टी ऑफ एन माइनस ऑफ टू को भी हम फिर से एक्सपांड करेंगे। तो हियर वी हैव टू गो फॉर इक्वेशन थ्री। तो इक्वेशन थ्री इज गिवन टू अस टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस ऑफ टू प्लस टू। अब हम क्या करेंगे, टी ऑफ एन माइनस या टू की वैल्यू यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसलिए पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा टी ऑफ एन माइनस टू। तो अभी हम लिखेंगे टी ऑफ एन माइनस टू। अब टी ऑफ एन माइनस टू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमको इक्वेशन वन से पता चलेगा। इक्वेशन वन क्या बोल रहा है, जब टी ऑफ एन कैलकुलेट करना है तो टी ऑफ एन इज डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ टी ऑफ एन माइनस ऑफ वन प्लस वन। यानी यहाँ जो कुछ भी वैल्यू रहेगा दैट माइनस ऑफ वन की फॉर्म में रिकरेंस रहेगा और प्लस वन हमको लेना पड़ता है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टी ऑफ एन माइनस ऑफ टू कैलकुलेट करेंगे तो टी ऑफ एन माइनस ऑफ टू विल बी इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस ऑफ थ्री। क्यों, क्योंकि एक से कम और प्लस एक को बाहर निकाला। अब टी ऑफ एन माइनस टू को हमने सॉल्व कर दिया तो टी ऑफ एन माइनस टू की वैल्यू हमको मिल गई टी ऑफ एन माइनस ऑफ थ्री प्लस वन
और अभी ये टी ऑफ एन माइनस ऑफ 2 की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो इक्वेशन 3 क्या है, टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस 2 प्लस 2। तो टी ऑफ एन माइनस 2 की वैल्यू क्या है, टी ऑफ एन माइनस ऑफ 3 प्लस 1। तो टी ऑफ एन माइनस ऑफ 3 प्लस 1 इक्वेशन 3 में हमें डालना है, तो इक्वेशन बनेगा टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस ऑफ 3 प्लस 1। क्यों, क्योंकि हमने टी ऑफ एन माइनस 2 की वैल्यू डालना है और टी ऑफ एन माइनस 2 की वैल्यू टी ऑफ एन माइनस 3 प्लस 1 है, इसलिए हमने इस वैल्यू को डाला प्लस ये वाला 2, इक्वेशन 3 का 2 हमने लिखा। अब इस रिकरेंस को सॉल्व किया तो रिकरेंस क्या बना, टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस ऑफ 3 प्लस 3। तो अभी हमारा रिकरेंस बन गया टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस ऑफ 3 प्लस 3। अब हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करने के लिए आप देखो कि रिकरेंस 1 क्या दिया हुआ था आपको रिकरेंस 1 जो दिया हुआ था वो रिकरेंस है टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस 1। फिर आपने फिर से उस रिकरेंस को एक्सपांड किया था by obtaining the value of t of n minus of 1 and by putting that value into equation 1 you have expanded equation 1 and now you got equation 3। तो equation 3 मिला था t of n is equal to t of n minus of 2 plus 2। फिर से आपने इक्वेशन 3 में t of n minus 2 का वैल्यू फाइंड आउट किया और इक्वेशन 3 में उसको सब्स्टिट्यूट किया और फिर से रिकरेंस को एक्सपांड करके सॉल्व किया, तब आपको वैल्यू मिला t of n is equal to t of n minus of 3 plus 3। आगे भी हम नेक्स्ट लेवल तक के और बैक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 बार बैक सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म किया है। आपको लगता है आप फिर से एक बार कर सकते हैं, बट मुझे एक जनरल टर्म जो चाहिए थी वो यहाँ पे पता चल रही। क्यों, क्योंकि मैंने जब एनालाइज किया तो एनालाइज करने के बाद पता चला कि इक्वेशन 1 का फॉर्मेट इस तरीके से है टी ऑफ एन माइनस ऑफ 1 प्लस 1। इक्वेशन 3 का फॉर्मेट है टी ऑफ एन माइनस ऑफ 2 प्लस 2। इक्वेशन 5 का फॉर्मेट है टी ऑफ एन माइनस ऑफ 3 प्लस 3। तो इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, तो इन जनरल हम टी ऑफ एन को कह सकते हैं कि टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस ऑफ के प्लस के। क्यों, क्योंकि यहाँ -1 था तो यहाँ +1 था, यहाँ -2 था तो यहाँ +2 था, यहाँ -3 था तो यहाँ +3 था। तो आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस ऑफ 4 + 4, ये मिल रही है। एंड दैट्स व्हाई इन जनरल हमने बोला है कि टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस ऑफ के प्लस के। अभी यहाँ तक के हमने रिकरेंस को सॉल्व किया। अब जनरलाइज फॉर्मेट हमको मिल गया। अब इस जनरलाइज फॉर्मेट को हमें कुछ इस तरीके से बनाना है कि राइट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड में ओनली पॉलिनोमियल होना चाहिए। अब हम क्या कह रहे हैं इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझें। किसी भी रिकरेंस को सॉल्व करना यानी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करना, और किसी भी रिकरेंस की कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिकरेंस की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने के लिए उस रिकरेंस को आपको ऐसे फॉर्मेट में लिखना है कि राइट हैंड साइड में कोई रिकर्सिव टर्म नहीं आना चाहिए। अब जितने भी रिकरेंसेस मेरे पास यहाँ पे है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 5 है या इक्वेशन 6 है, हर रिकरेंस को हमने टी ऑफ एन के फॉर्म में लिखा है, लेकिन टी ऑफ एन की फॉर्म में लिखते वक्त हर एक रिकरेंस दूसरे रिकरेंस के फॉर्म में डिफाइन किया गया है। यानी टी ऑफ एन की वैल्यू टी ऑफ एन माइनस 1 के फॉर्म में, टी ऑफ एन की वैल्यू टी ऑफ एन माइनस 2 की फॉर्म में, टी ऑफ एन की वैल्यू टी ऑफ एन माइनस ऑफ के की फॉर्म में। तो जब कभी भी ये प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम की फॉर्म में डिफाइन किया है तो आप उसका कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते। यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने टी ऑफ एन के बारे में कोई इक्वेशन अगर लिखा है तो राइट हैंड साइड में टी वाली टर्म नहीं आनी चाहिए, ओनली पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल रहेगा इसका मतलब कोई रिकर्सिव टर्म नहीं रहेगा, यानी टी वाली टर्म नहीं रहेगी। ऐसा जब तक कि आपको नहीं मिलेगा तब तक के आप उस रिकरेंस की कॉम्प्लेक्सिटी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसलिए अभी आपका एम क्या है, आपका एम ये है कि आपके पास जो इक्वेशन 6 मिला हुआ है टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस ऑफ के प्लस के, इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड को हम कुछ इस तरह से लिखे कि टी ऑफ एन माइनस ऑफ के ये वाला रिकर्सिव टर्म वहां से गायब हो जाए, यानी टी वाला टर्म वहां से गायब होना चाहिए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमने क्या मेथड यूज की है वो आगे देखना है। तो नाउ वी हैव द जनरलाइज इक्वेशन टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस ऑफ के प्लस के, दैट इज इक्वेशन नंबर 6। अब हम क्या कर रहे हैं, वी हैव टू पुट k इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इन इक्वेशन 6। जरा देखो
हम इस k की जगह n-1 पुट कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि हम k की जगह n-1 ही क्यों पुट कर रहे हैं? तो k की वैल्यू n-1 पुट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो वैल्यू दिया हुआ है इनिशियल कंडीशन में वो है t ऑफ 1 का। अब t ऑफ n माइनस ऑफ k में k की ऐसी कौन सी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे ताकि t ऑफ n माइनस k की वैल्यू t ऑफ 1 बनेगी? फिर से बोल रहा हूं मैं, t ऑफ n माइनस ऑफ k वाला जो टर्म है, इस टर्म को मुझे t ऑफ 1 बनाना है। तो n माइनस ऑफ k को मुझे 1 बनाना है। तो n माइनस ऑफ k को अगर 1 बनाना तो k की वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा? n में से n माइनस 1 माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मुझे 1 मिलेगा। इसलिए मुझे k की वैल्यू n माइनस 1 पुट करना पड़ेगा। तो देयरफॉर हियर इन इक्वेशन नंबर 6 वी हैव टू पुट k will be equals to n माइनस ऑफ 1, और k की वैल्यू जब हम n माइनस ऑफ 1 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 6 में, तब यह इक्वेशन बनेगा t ऑफ n। इक्वेशन नंबर 6 में k की वैल्यू जब हम पुट करेंगे n माइनस ऑफ 1, तब इक्वेशन बनेगा t ऑफ n इज इक्वल्स टू t ऑफ n माइनस n माइनस 1 प्लस n माइनस 1। क्यों? क्योंकि हमने k की वैल्यू n माइनस 1 पुट की है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड में देखिए n में से n माइनस हो जाएगा और ओनली 1 बचेगा, इसलिए वहां पे रहेगा t ऑफ 1 एंड plus n minus of 1. That's why we will get this term t of n will be equals to t of 1 plus n minus of 1। ये वाला टर्म हमको मिलेगा। अब हमें पता है कि t of 1 की वैल्यू हमें इनिशियल कंडीशन में दी थी और t of 1 की इनिशियल कंडीशन में वैल्यू दी थी थीटा ऑफ 1। देयरफॉर थीटा ऑफ 1 को भी हमने पुट किया और थीटा ऑफ 1 को पुट करने के बाद अभी t ऑफ 1 को सॉल्व किया। थीटा ऑफ 1 का वैल्यू होता है 1, तो थीटा ऑफ 1 का वैल्यू 1 पुट अप किया तो 1 plus n minus 1 और 1 and 1 will get cancelled, therefore t of n will be equals to n। तो in right hand side we are getting only n। तो right hand side में जब only n मिल रहा है तो only n यानी क्या है? दिस इज व्हाट अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि t के फॉर्म में कोई भी रिकरेंस को अगर हम लिख रहे हैं तो राइट हैंड साइड में रिकर्सिव टर्म नहीं आ रहा है, तो देन दैट टर्म विल बी कॉल्ड एज अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ से t वाला टर्म हमने गायब कर दिया, इसलिए हमको पॉलिनोमियल मिला t of n will be equals to n। And now what we have to do? We have to compute the complexity. So here we have t of n is equals to n, that is equation number 7, and in above equation whatever the polynomial we got, वहाँ पे n की हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 है और n की हाईएस्ट डिग्री अगर 1 है तो नाउ हियर वी कैन से दैट n की हाईएस्ट डिग्री अगर 1 है यानी n हमको मिला, देयरफॉर asymptotic complexity of this recursion will be equals to n। तो therefore t of n will be equals to theta of n। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? काइंडली अनम्यूट। यस सर। ओके, तो जब कभी भी हमको, हाँ अभी आप म्यूट कर लीजिए। तो जब कभी भी हमको कोई रिकरेंस दिया हुआ है और बोला गया है कि उसको आपको इटरेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो इटरेशन मेथड से सॉल्व करते वक्त प्रिंसिपल यही है कि रिकरेंस में बैक सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करते चले जाइए। कंटिन्यूअसली बैक सब्स्टिट्यूशन आपको परफॉर्म करते जाना है और बैक सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करते करते रिकरेंस को आपको ऐसी फॉर्मेट में लेके जाना है कि जिससे आपको जनरलाइज इक्वेशन मिले। सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके माइक जो है वो म्यूट करके रखें, आपके माइक म्यूट करना है। तो हियर जनरलाइज इक्वेशन जो रहेगा वो जनरलाइज इक्वेशन में फिर आपको इनिशियल कंडीशन डालना है और राइट हैंड साइड में आपको पॉलिनोमियल बनाना है। तो ये देख लिया हमने एक प्रॉब्लम। नाउ वी हैव टू गो फॉर अनदर प्रॉब्लम। तो हियर वी हैव एग्जांपल 2। हियर वी हैव एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 में हम देख रहे हैं कि सॉल्विंग रिकरेंस बाय इटरेशन मेथड। इटरेशन मेथड से रिकर्शन कैसे सॉल्व करेंगे? तो रिकरेंस इज गिवन एज t of n is equals to thrice tn by 4 plus n, given that t of 1 will be equals to theta of 1। अब हमें इस रिकरेंस को सॉल्व करना है। रिकरेंस है t of n is equals to thrice tn by 4 plus 1 n। अब
कहीं ना कहीं इस रिकरेंस को अगर आप देखोगे तो ये रिकरेंस आपको लॉगरिथमिक रिकरेंस दिख रहा होगा, क्योंकि ये रिकरेंस टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन इस फॉर्मेट में आ रहा है। तो इस रिकरेंस को हम मास्टर थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस रिकरेंस को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे इस रिकरेंस को सॉल्व करने के लिए बोला गया है इटरेशन मेथड से। तो इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कभी आपको रिकरेंस दिया हुआ रहेगा और बोला जाएगा कि इस रिकरेंस को सॉल्व करो, और मेथड अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो नाउ इट विल बी अप टू यू कि आपको किस मेथड से उसको सॉल्व करना है। बेटा माइक म्यूट करना है। तो हियर हमारे पास जो रिकरेंस दिया हुआ है, इस रिकरेंस को अभी हम सॉल्व करेंगे। यूनिवर्सिटी एग्जाम में जब कभी भी प्रॉब्लम दिया हुआ रहेगा तो बोला जाएगा कि किस मेथड से आपको सॉल्व करना है, नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, बट स्पेसिफिकली यहाँ बोला गया है कि वन रिकरेंस इज गिवन टू यू एंड इट इज सेड दैट यू हैव टू सॉल्व दिस रिकरेंस विद द हेल्प ऑफ इटरेशन मेथड। तो अभी हमें इसको इटरेशन मेथड से सॉल्व करना है, और इटरेशन मेथड से सॉल्व करते वक्त कैसे सॉल्व करेंगे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल अभी हमने देखा था। वर्किंग प्रिंसिपल ये था कि आपको बैक सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करते जाना है जब तक कि आपको जनरलाइज इक्वेशन नहीं मिलता है। वंस यू विल गेट द जनरलाइज इक्वेशन, आफ्टर दैट यू हैव टू कन्वर्ट दैट इक्वेशन इनटू अ पॉलिनोमियल by using initial condition, and whenever you will get the polynomial into that you have to find out what is the highest degree of n and automatically you will get the complexity. तो हम यहाँ given recurrence है t of n is equals to thrice t n by 4, तो given recurrence को हमने लिख लिया। अब गिवन रिकरेंस बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हमें बैक सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करना है। बैक सब्स्टिट्यूशन इसलिए परफॉर्म करना है क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एम क्या है, अल्टीमेटली हमारा एम ये है कि टी ऑफ एन इज इक्वल टू थ्राइस टी एन बाई 4 प्लस एन, ये जो रिकरेंस दिया है इस रिकरेंस में टी ऑफ एन बाई 4 की वैल्यू कैलकुलेट करें और इक्वेशन 1 में उसको बैक सब्स्टिट्यूट करें। तो आपको सबसे पहले टी ऑफ एन बाई 4 कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब टी ऑफ एन बाई 4 क्या है, तो टी ऑफ एन बाई 4 विल बी इक्वल टू thrice t n by 16 plus n by 4. Now how I have calculated it? जरा देखिए, जब मुझे t of n कैलकुलेट करना होता है तो t of n कितना होता है, t of n will be equal to 3 times recurrence, यानी जो t दिया था वो t के कितने प्रॉब्लम बनेंगे, t यानी कोई अगर मेरा एक प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम के कितने प्रॉब्लम बनेंगे, 3। तो t of n will be equal to 3t, और इनपुट का साइज यहाँ पे n था तो इनपुट का साइज क्या बन जाएगा n by 4, यानी इनपुट साइज आपका 25% हो जा रहा है और ये प्रॉब्लम के 3 सब प्रॉब्लम हो जा रहे हैं प्लस n। दिस इज व्हाट द फॉर्मेट ऑफ गिवन रिकरेंस। तो अगर आपको इनपुट दिया था n, तो जो रिकरेंसेस बनते हैं उनके नंबर रहते हैं 3 और हर रिकरेंस का इनपुट साइज होता है n by 4। तो जब आपको इनपुट साइज अगर n by 4 दिया है तो t ऑफ n by 4 यानी कितना होगा 3t, लेकिन इनपुट साइज n by 4 का 25%, तो n by 4 का 25% बोले तो n by 16 प्लस जो भी इनपुट साइज रहेगा उस इनपुट साइज को बाहर निकालना है। आप देखो t ऑफ n में आपने 3t n by 4 लिखा प्लस n लिखा, तो वैसे ही यहाँ पे t ऑफ n by 4 में आपको 3t n by 16 लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब n था तो n by 4 हो रहा था, तो n by 4 था तो कितना होगा n by 16, और जब n था तो यहाँ n बाहर निकल रहा था, तो जहाँ n by 4 होगा तो यहाँ बाहर कौन निकलेगा n by 4। और ये प्रॉब्लम के 3 प्रॉब्लम बन रहे थे, तो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम के कितने प्रॉब्लम्स बनेंगे 3। तो 1 प्रॉब्लम और 1 रिकरेंस विल बी कन्वर्टेड टू 3 सब रिकरेंसेस, और हर सब रिकरेंस का इनपुट साइज जो रहेगा दैट विल बी n by 4। तो यहाँ पे n by 4 था तो n by 4 के लिए बन जाएगा n by 16, एंड नाउ इन इक्वेशन 2 वी गॉट द वैल्यू ऑफ t ऑफ n by 4, और t ऑफ n by 4 कितना होगा, अभी t ऑफ n by 4 रहेगा 3t n by 16 प्लस n by 4। अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में बैक सब्स्टिट्यूट करना है। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब इक्वेशन 1 में बैक सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, तो बैक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए इक्वेशन 1 में जहाँ t ऑफ n by 4 आया है वहां पे हम थ्राइस t n by 16 प्लस n by 4 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो t ऑफ n विल बिकम थ्राइस t n by 4। तो थ्राइस t n by 4 की वैल्यू क्या है,
थ्राइस टी एन बाई 4 की है 3t n/16 प्लस n बाई 4, इसलिए 3t n/16 प्लस n बाई 4 को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, और बाकी बचा हुआ n है उस n को हमने यहाँ लिख दिया। अब इस रिकरेंस को हमने सॉल्व किया, रिकरेंस को सॉल्व किया ना, इसको सिंप्लीफाई किया, तो 3 इंटू 3 दैट इज 90, तो 9t ऑफ n/16 मिल गया प्लस 3n/4 प्लस n, इस तरह का रिकरेंस मिल गया। तो इस रिकरेंस को हमने थोड़ा रिवर्स लिखा, क्योंकि n की फॉर्म में लिखते गए अभी, तो n की फॉर्म में जब लिखेंगे, यानी n वाली टर्म को पहले लिखे, तो n प्लस 3n/4 प्लस 90n/16, कुछ नहीं किया है, सिंपली रिकर्सिव टर्म जो है उसको एंड में लिखा है। तो हमारा फर्स्ट रिकरेंस जो था वो है t ऑफ n इज इक्वल टू थ्राइस टी n/4 प्लस n, या फिर उसको बोल सकते हैं आप n प्लस थ्राइस टी n/4, और बैक सब्स्टिट्यूशन करने के बाद एक्सपेंडेड रिकरेंस टी ऑफ n जो बना है वो है टी ऑफ n इज इक्वल टू n प्लस 3n/4 प्लस 90n/16। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को अगर हम देखेंगे तो कुछ हमको समझ में आ रहा है क्या, कुछ जनरलाइज फॉर्मेट हम बना पा रहे क्या? तो आप केयरफुली देखो, इक्वेशन 1 टी ऑफ n प्लस 3t n/4, जबकि इक्वेशन 3 को देखो n प्लस 3n/4 प्लस 90n/16, तो आई थिंक उतना ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें फिर से एक बार उसको बैक सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। तो अभी हमें इक्वेशन 3 को एक्सपांड करना है, तो हियर वी हैव इक्वेशन 3, यहाँ पे हमने इक्वेशन 3 को लिखा टी ऑफ n इज इक्वल टू n प्लस 3n/4 प्लस 90n/16। यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करते हैं, तो बैक सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करते वक्त tn/16 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और tn/16 की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो tn/16 विल बी इक्वल टू 3tn/64 प्लस n/16। कैसे कैलकुलेट किया ये? n/16 को कैलकुलेट अगर करेंगे तो t ऑफ n/16 विल बी इक्वल टू गिवन रिकरेंस के हमारे टोटल 3 सब रिकरेंसेस बनेंगे। तो यानी t था तो t के 3t बन गए, एक t था तो एक t के 3t बन गए। उसके बाद इनपुट साइज n/16 था तो n/16 के 25%, तो n/16 का 25% बोले तो n/64 प्लस इनपुट साइज जो था उसको बाहर निकालना पड़ेगा, तो इनपुट साइज n/16 था तो n/16 को हमने बाहर निकाला, तो दैट्स व्हाई वी गॉट दिस इक्वेशन नंबर 4। और अभी इस इक्वेशन 4 को हमें इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करना है। अब इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा हमारा n प्लस 3n/4, ये दोनों वाली टर्म हमने एज इट इज लिखी है, और फिर 90 तो 90, और 90 के बाद here carefully look at this t of n, तो t of n then n then this n 3n/4 3n/4 प्लस 90n/16, तो 90n/16 को कैसे लिखा 9, और tn/16 की जगह वैल्यू क्या लिखना है, tn/16 की जगह वैल्यू लिखना है 3tn/64 प्लस n16। तो आप, मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में मार्क करके रखा है t ऑफ n/16 का वैल्यू, तो 3tn/64 प्लस n16। यू गॉट दिस? अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। जब हमने सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू मिला n प्लस 3n/4 प्लस 9 इंटू n/16। अब आप देखो इस 9 को मैंने डायरेक्टली इस n/16 से मल्टीप्लाई किया है, क्यों? क्योंकि n वाले टर्म में सबसे पहले लिखना चाहता हूँ और t वाला टर्म सबसे लास्ट में लिखना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई। अगर आपको नहीं लगता तो आप मत कीजिए, बट अल्टीमेटली हमको जनरलाइज फॉर्मेट अगर हमको समझना है तो जनरलाइज फॉर्मेट समझने के लिए इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो हियर व्हाट वी हैव डन 9 इंटू t n64, तो 9 3 जा 27, तो ये 27t n/64 ये वाला टर्म यहाँ लिखा है, और इस 9 को इस n/16 से मल्टीप्लाई करने वाला टर्म ने हमने यहाँ से लिखा है। हमारा अल्टीमेट एम यही था कि t वाली टर्म को कहीं ना कहीं हमको लास्ट में लिखना है, इसलिए हमने ये इस तरीके से किया। तो नाउ वी गॉट इक्वेशन 5। अब हमारे पास एक्सपेंडेड 2 इक्वेशन मिल गए और एक्चुअल वाला एक सिंगल इक्वेशन था। तो अभी हम ये सारे इक्वेशंस को एनालाइज करेंगे। तो हमारा एक्चुअल इक्वेशन जो था वो था इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को आप एनालाइज करो। इक्वेशन 1 क्या है, थ्राइस टी n/4 प्लस n, ऐसा था। मेरा एम ये था कि n वाले टर्म पहले लिखो और
रिकर्सिव टर्म जो था उसको सबसे एंड में रखेंगे। तो रिकर्सिव टर्म को सबसे एंड में रखने के लिए मैंने टी वाले टर्म को सबसे लास्ट में रखा हुआ है। तो हियर आई एम हैविंग टी ऑफ n इज इक्वल टू n प्लस थ्राइस टी n बाई 4। देन वी हैव इक्वेशन 3 जो एक्सपेंडेड था। टी ऑफ n बाई 4 का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था और इक्वेशन 1 में डाला था, और फिर जो एक्सपेंडेड इक्वेशन मिला था वो एक्सपेंडेड इक्वेशन है टी ऑफ n इज इक्वल टू n प्लस 3n बाई 4 प्लस 9tn बाई 16। अब इक्वेशन 3 में जो टी एन बाई 16 वाला रिकरेंस मिला, इसको फिर से बैक सब्स्टिट्यूट किया एंड वी गॉट इक्वेशन 5। और इक्वेशन 5 जो मिला था वो है टी ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 3n बाई 4 प्लस 9n बाई 16 प्लस 27 टी एन बाई 64। तो आप देखिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 3, इक्वेशन 5 ये धीरे धीरे एक्सपांड होते गए हैं, और हर बार हमने टी ऑफ एन को दूसरे रिकरेंस के फॉर्म में ही लिखा है। टी ऑफ एन को लिखा है टी ऑफ एन बाई 4 की फॉर्म में इक्वेशन 1 में, टी ऑफ एन को लिखा है टी ऑफ एन बाई 16 की फॉर्म में इक्वेशन 3 में, और टी ऑफ एन को लिखा है टी ऑफ एन बाई 64 की फॉर्म में इक्वेशन 5 में। तो अभी तक के हमारे पास कोई पॉलिनोमियल तो मिला नहीं है, बट अभी हम देखेंगे कि क्या जितने भी रिकरेंसेस एक्सपांड करने के बाद हमको मिले हैं कि रिकरेंसेस को कहीं ना कहीं हम जनरलाइज फॉर्म में लेके जा सकते हैं क्या। तो आप इक्वेशन 5 पे कॉन्सेंट्रेट करो। n plus 3n by 4 plus 9n by 16 plus 27tn by 64। आगे चल के अगर हम ऐसे सॉल्व करते जाएंगे तो पहला टर्म क्या मिला हमको n, यहाँ देख सकते हैं, और दूसरा टर्म क्या मिला 3n by 4, तीसरा टर्म क्या मिला 9n by 16, नेक्स्ट क्या मिला 27। तो आपको ये समझ रहा होगा यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, बाद में यहाँ 3 मिला, फिर यहाँ 9 मिला। क्यों? क्योंकि 1 के 3 हुए, फिर 3 के 9 हुए, फिर वो 9 के 27 हुए, और 27 के बाद क्या होगा 27 का 3 गुना। आर यू गेटिंग इट? इसलिए ये कोएफिशिएंट जो है 1, 1 का 3, 3 का 9, 9 का 27, इस तरीके से बढ़ते जा रहा है। जबकि अगर हम इनपुट साइज की बात करेंगे तो इनपुट साइज 25% से रिड्यूस हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप, एक्चुअल इनपुट जो था पहले n था, बाद में n का n बाई 4 हुआ। जब ये प्रॉब्लम सिंगल प्रॉब्लम था तो एक ही प्रॉब्लम था और इनपुट साइज n था। नेक्स्ट टर्म में हमें मिला एक प्रॉब्लम के 3 टुकड़े हुए यहाँ पे, इसलिए 3। यहाँ देख सकते हैं एक प्रॉब्लम के 3 टुकड़े हो गए, इसलिए 3। और प्रॉब्लम का साइज जो था वो रिड्यूस हो गया था बाय 1/4, इसलिए n/4। क्यों? क्योंकि आप इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन 1 से पता चलेगा आपको टी ऑफ n विल बी इक्वल टू n प्लस थ्राइस टी n/4। यानी सिंगल प्रॉब्लम अगर मेरे पास है तो उसके 3 सब प्रॉब्लम बनेंगे और हर सब प्रॉब्लम का साइज रहेगा n/4। इसलिए आप यहाँ पे देखते हो तो पहले n, बाद में 3n/4, फिर आगे अगर जाएंगे तो ये 3 प्रॉब्लम के फिर से 3 सब प्रॉब्लम के 3 टुकड़े बनेंगे। तो 3 3 जा 9, दैट्स वाई यहाँ पे आ रहा है आपका 9। और जो आपका प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का साइज जो है वो n/4 था, n/4 का फिर से 25% यानी n/16, इसलिए 9n/16 मिल रहा है। आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे ही चलते जाएगा, एंड दैट्स व्हाई फाइनली हमको जो मिलेगा वो रहेगा टी ऑफ n इज इक्वल टू n प्लस 3/4 रेज़ टू पावर n। क्यों लिखा 3/4 रेज़ टू पावर n? क्योंकि आप इक्वेशन 6 में देख सकते हैं ये ओनली 3/4 टर्म था, आपको यहाँ से क्लियर होगा। 3/4 इंटू n, 3/4 इंटू n को क्या लिखेंगे 3/4 रेज़ टू पावर 1 इंटू n। अभी नेक्स्ट जो टर्म था वो था 9/16, 9/16 मीन्स 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर इंटू n, इसलिए 3/4 स्क्वायर इंटू n। बाद में नेक्स्ट टर्म जो आपको मिला था आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जैसे n/16 था उसके बाद में 27/64 आएगा, एंड दैट्स व्हाई 3/4 क्यूब इंटू n। इस तरह से ये जनरलाइज फॉर्मेट इसका बन रहा है। ऐसा होते होते आपका प्रॉब्लम सिंगल साइज में रिड्यूस होगा और एट द एंड आपको क्या मिलेगा टी ऑफ 1। तो अभी हम यहाँ कह सकते हैं कि हमको जो रिकरेंस दिया था वो रिकरेंस का जनरलाइज फॉर्मेट जो बन रहा है वो बन रहा है टी ऑफ n इज इक्वल्स टू n प्लस 3/4 रेज़ टू पावर 1 इंटू n प्लस 3/4 होल स्क्वायर इंटू n प्लस 3/4 होल क्यूब इंटू n
dash 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 up to t of 1. This is what the generalized format which we got in equation number 8. अब हमें क्या करना है, हमारा एम ये है कि इस इक्वेशन को, ये जो कोई भी इक्वेशन हमको दिया है, कहीं ना कहीं हम इस इक्वेशन को पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करें। पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करते वक्त हमने बोला था कि राइट हैंड साइड में टी वाली टर्म बिल्कुल भी नहीं होना। अगर कोई टी वाली टर्म है तो उसके जगह आपको जो इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है उसको सब्स्टिट्यूट करो। तो इनिशियल कंडीशन कौन सा दिया था गिवन रिकरेंस में, टी ऑफ 1 का, इसलिए टी ऑफ 1 की वैल्यू हम डाल देंगे। टी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी थी, 1। और अभी आपका रिकरेंस जो बना वो बना n, क्योंकि इक्वेशन नंबर 7 में मैंने n को बाहर निकाल लिया तो इक्वेशन 8 बना है। तो ये 1 + 3/4 रेज़ टू पावर 1 + 3/4 रेज़ टू पावर 2 + 3/4 रेज़ टू पावर 3, ऐसा एक हमको सीरीज मिला। और अगर इस सीरीज को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सीरीज को सॉल्व करने का हमारे पास कोई ना कोई इक्वेशन रहेगा, इसलिए हमने लिखा है कि we have the series from 1 + 3/4 raised to power 1 + 3/4 raised to power 2 + 3/4 raised to power 3 up to log 4 of n। अब log 4 of n क्यों? क्योंकि हमारा प्रॉब्लम का जो साइज है वो 1 के 25% हो रहे, यानी 1 प्रॉब्लम इनपुट साइज अगर 1 था तो नेक्स्ट टाइम उसका 1/4 हुआ था, इसलिए log 4 of n है। अगर उसका आधा होता तो फिर log 2 आता, बट यहाँ पे log 4 of n। और इस इक्वेशन को अगर हमें जनरलाइज फॉर्म में लिखना है तो लिखेंगे summation of 3/4 raised to power I, where I ranges from 0 to log 4 of n। नेक्स्ट, अब इक्वेशन 8 को, जो भी इक्वेशन 8 था उस इक्वेशन 8 को हम पूरी इक्वेशन के फॉर्म में, रिकरेंस के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो टी ऑफ n विल बी इक्वल टू n इंटू समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 0 टू log 4 ऑफ n 3/4 रेज़ टू पावर ऑफ i प्लस टी ऑफ n। और टी ऑफ n जो रहेगा वो हमारा रहेगा टी ऑफ 1। यहाँ पे ना इक्वेशन नंबर 9 में जो टी ऑफ n रहेगा वो रहेगा टी ऑफ 1। और टी ऑफ 1 की वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद उसकी वैल्यू तो हमारे पास नहीं आने वाली, तो वो वाली वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। एंड फाइनली वी हैव दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 9। अब इस इक्वेशन नंबर 9 में देखिए कि टी ऑफ n यहाँ जो बोल रहा है उसकी वैल्यू है टी ऑफ 1 और टी ऑफ 1 की वैल्यू रहेगी थीटा ऑफ 1। और जो समेशन वाला टर्म है n इंटू समेशन ऑफ i रेज़ टू पावर ऑफ 0, i इज इक्वल टू 0 टू log रेज़ टू पावर ऑफ log 4 रेज़ टू 4n 3/4 रेज़ टू पावर ऑफ i। इस टर्म को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इस टर्म की वैल्यू कभी भी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। दिस इज मैथमेटिकली प्रूवन एंड दैट्स व्हाई इस रिकरेंस की वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो ये पूरा जो इक्वेशन है, ये जो पूरा टर्म है, ये टर्म की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू हो सकती 4, इसलिए ये हो जाएगा n इंटू 4 प्लस थीटा ऑफ 1। अब हमारे पास ये एक टर्म मिल गया, टी ऑफ n इज इक्वल टू 4n प्लस 1। अब 4n प्लस 1, इसमें n की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1, और n की हाईएस्ट डिग्री 1 होने की वजह से टी ऑफ n जो रहेगा वो रहेगा n, और तो असिम्प्टोटिक नोटेशन बन जाएगा टी ऑफ n विल बी इक्वल टू थीटा ऑफ n। तो दिस इज अबाउट हाउ टू सॉल्व द रिकरेंस बाय इटरेशन मेथड। तो पर्टिकुलरली इटरेशन मेथड से रिकरेंसेस कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमने वर्किंग प्रिंसिपल देखा था कि आपको बैक सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करना है, और तब तक बैक सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करना है जब तक कि आपको जनरलाइज फॉर्मेट पता नहीं चलता। एक बार जनरलाइज फॉर्मेट आपको पता चल जाएगा, वहां पे इनिशियल कंडीशंस को आपको पुटअप करना है, और इनिशियल कंडीशंस को पुटअप करके फिर वहां पे आपको पॉलिनोमियल बनाना है। और जब कभी भी कोई पॉलिनोमियल मिल जाएगा, उस पॉलिनोमियल में n की हाईएस्ट डिग्री क्या है आपको आइडेंटिफाई करना है, और n की हाईएस्ट डिग्री जो मिलेगी दैट विल बी द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ गिवन रिकरेंस। तो एज फार एज टुडेज क्लास इज कंसर्न, हमने इटरेशन मेथड से किसी रिकरेंस को कैसे सॉल्व करेंगे इसका प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल स्टडी किया। उसके बाद दो अलग अलग एग्जाम्पल स्टडी किए। पहले एग्जाम्पल में हमने देखा कि कोई इनहोमोजेनियस रिकरेंस दिया है तो उसको इटरेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, और सेकंड जो एग्जाम्पल हमने देखा वहां पे देखा कि लॉगरिथमिक रिकरेंस अगर दिया है तो उसको इटरेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो असाइनमेंट के तौर पे मैंने आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं, तो लुक एट दिस, दीज आर असाइनमेंट प्रॉब्लम्स।
So solve the following recurrence relation by iteration method. T of n is equals to 4tn by 2 plus n, and T of n is equals to twice tn by 2 plus n square. So kindly take the screenshot of this particular slide. आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो. This is last slide. That is thank you.